आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शहर शहर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। खासकर दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में कोरोना मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। आवाम में डर और खौफ का माहौल है। ऐसे में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की कारकर्दगी पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आए दिन अस्पताल और तिब्बी अमले की शिकायत मौसूल हो रही है। इसके अलावा मेडिकल से जुड़ी अद्वियात और अशिया की कालाबाजारी के मामले भी सामने आ रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों से हद से ज्यादा बिल की वसूली की शिकायत पर हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने मरकजी और रियासती हुकूमतों के साथ ही साथ निजी अस्पतालों को नोटिस रवाना किया है। आज हम प्राइम डिबेट में इसी इश्यू पर बात करेंगे कि कोरोना का एक तरफ खौफ है और दूसरी तरफ बाजार में जो कालाबाजारी चल रही है उसी पर हम बात करेंगे कि आखिर इसकी हकीकत और फसाना क्या कुछ है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मुल्क में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शहर शहर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। खासकर दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में कोरोना मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। आवाम में डर और खौफ का माहौल है। ऐसे में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की कारकर्दगी पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आए दिन अस्पतालों और तिब्बी अमले की शिकायत मौसूल हो रही है। इसके अलावा मेडिकल से जुड़ी अद्वियात और अशिया की कालाबाजारी के मामले भी सामने आ रहे हैं। कुछ रोज पहले ही दिल्ली के कई अस्पतालों की तरफ से कोरोना मरीजों को वक्त पर दाखिला न देने की खबरें आई, तो वहीं मुल्क के कई शहरों में प्राइवेट अस्पतालों में मनमानी फीस वसूलने के मामले भी सामने आए। यानी कोरोना के साथ साथ इसके इलाज के अखराजात ने भी लोगों का हाल बेहाल किया हुआ है। हैदराबाद में एक ऐसा ही मामला मंजरे आम पर आया, जहां कोरोना के इलाज के लिए 4.2 लाख रुपए का बिल बनाया गया। इलाज के खर्च के हवाले से कंपनी से तनाजा होने के बाद हैदराबाद के एक अस्पताल ने एक मरीज को डिस्चार्ज करने से इनकार कर दिया। हैदराबाद में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। डॉक्टर सुल्ताना, I'm a COVID warrior. Due to shortness of breath, I have been admitted at Tumbe Hospital, Chadargarh. For one day, they are charging me 1,15,000. I could not pay so much amount for one day expenses, and my brother paid 1.5 lakhs, and both of them paid 1.9 ka cumulatively. We want discharge. They are not discharging. They are not behaving properly. कोरोना के आड़ में मेडिकल की कालाबाजारी भी खूब हो रही है। मास्क और पीपीई किट बनाने वाली कंपनियां करोड़ों रुपए कमा रही हैं। सैनिटाइजर, जरासीम कुश अद्वियात, हैंड वॉश और साबुन बेचने वाली कंपनियां भी रात दिन माल कमाने में लगी हैं। वाज़ेह हो कि कोरोना की कोई दवा अभी तक इजाद नहीं हुई है, मगर इसके बावजूद बड़ी दवासाज कंपनियां खूब चांदी काट रही हैं। इससे पहले मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि कोविड-19 अस्पतालों के वार्डों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएं, जिससे इंतजामात की मुनासिब निगरानी हो और मरीजों के मसाइल भी हल हो सके। प्राइवेट अस्पतालों का हाल तो बुरा है ही, लेकिन सवाल सरकारी अस्पतालों पर भी उठ रहा है। सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी हमेशा ही शक के दायरे में रही है। यही वजह है कि मुल्क का कोई वजीर जब बीमार पड़ता है तो वो सीधे प्राइवेट अस्पतालों का ही रुख करता है। सवाल ये उठता है कि कोरोना के मुश्किल दौर में अस्पतालों और तिब्बी अमले की मनमानी के लिए जिम्मेदार किसे गर्दाना जाए। ऐसे नाजुक वक्त में जब मुल्क के अवाम परेशान है, क्या अस्पतालों को मनमानी फीस वसूल करना मुनासिब है? इस मुश्किल दौर से अवाम को बाहर निकालना सबकी जिम्मेदारी है। खासकर सरकार, तिब्बी अमला और अस्पतालों को इस वक्त मुतासरीन के साथ खड़ा होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो मुल्क में रोजाना कोरोना का कहर एक तरह से बढ़ता जा रहा है। कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। आवाम परेशान है। पिछले 2 महीने लगातार लॉकडाउन और उसके बाद अभी भी लोग एक तरह से उस लॉकडाउन से पूरी तरह से उभर नहीं पाए, क्योंकि अभी भी कोरोना का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ऐसे में अगर हम कालाबाजारी की बात करें, खासतौर से प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, तो कई इस तरह की खबरें मौसूल होती हैं, कई इस तरह की खबरें आती हैं
कि जहां पर कोरोना मुतासरीन या उनके घर वालों के साथ बदनज़मी का मामला होता है या इजाफी चार्जेस लिए जाते हैं। इस तरह की कई खबरें मौसूल हो रही लगातार। हैदराबाद की बात करें, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, यूपी की बात करें, लगातार मुल्क के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें आ रही। यानी एक तरफ कोरोना का खौफ है और दूसरी तरफ खौफ का बाजार भी एक तरह से गर्म है। आज इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर इसकी हकीकत क्या कुछ है और इसके पीछे का फसाना क्या कुछ है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर मोहसिन वली साहब सीनियर फिजिशियन हैं और अक्सर मेरे साथ डिबेट में जुड़ते हैं। डॉक्टर मोहसिन वली साहब बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ कुलदीप कुमार जी स्पोक्सपर्सन है आम आदमी पार्टी के, वो भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप कुमार जी आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और राजीव जेटली साहब तर्जुमान हैं, स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जेटली जी आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में कांग्रेस लीडर भी मेरे साथ अलका लांबा जी भी इस डिबेट में जुड़ेंगी। मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहसिन वली साहब बहुत मुख्तसर में आपसे जानना चाह रहा हूं कि सर, एक तरफ तो मुल्क में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। जो मामले 24 घंटे में 400-500 होते थे, आज उनकी तादाद 24,000, 22,000 और 20,000 के ऊपर है। सवाल लेकिन यह उठ रहा है कि एक तरफ खतरा बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बेएहतियाती, बदनज़मी और कालाबाजारी जो है, इस तरह के वाकयात और इस तरह की खबरें आम हो रही हैं। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, डॉक्टर मोहसिन वली साहब मुझे आप सुन पा रहे हैं? ठीक है। मैं राजीव जेटली साहब, आप तक शायद मेरी आवाज आ रही होगी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजीव जेटली साहब, जो सवाल मैंने डॉक्टर मोहसिन वली साहब से किया था, वही सवाल आपसे भी है कि कोरोना का खतरा एक तरफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि गैर जिम्मेदारी और इसके अलावा बदनज़मी और बेएहतियाती लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह क्या कुछ देखते हैं राजीव जेटली साहब? ठीक है, मुझे लग रहा है राजीव जेटली साहब तक भी मेरी आवाज नहीं जा रही, कुछ तकनीकी खराबी मुझे लग रही है। ठीक है, राजीव जेटली साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, आप सुन। जी, बिल्कुल। मेरा सवाल राजीव जेटली साहब बहुत सीधा सा है कि मुल्क में एक तरफ कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बदनज़मी की बात करें, बेएहतियाती की बात करें, गैर जिम्मेदारी की बात करें, तो ये तमाम चीजें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, हम ऐसा नहीं कह सकते कि चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। मैं किसी राज्य सरकार, कोई भी सरकार, किसी भी राजनीतिक पार्टी की क्यों ना हो, मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा। देखिए, सभी जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो पुलिस फोर्स है, चाहे मेडिकल स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं हमारे, हर कोई पूरी डेडिकेशन के साथ इस काम को करने में लगा हुआ है। और कहीं कहीं पर कुछ घटनाएं जरूर देखने को मिलती हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन रूटीन में अगर उन घटनाओं को देखेंगे तो वो किसी भी वक्त पर देखी जा सकती हैं। वो केवल कोरोना के वक्त में नहीं, किसी भी वक्त पे देखी जा सकती हैं। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति, हर राजनीतिक पार्टी, हर डॉक्टर सभी ईमानदारी से लगे हैं, क्योंकि ये कोरोना एक ऐसी लड़ाई नहीं है जो सीमित हो किसी व्यक्ति विशेष तक या किसी समुदाय विशेष तक या किसी ग्रुप विशेष तक। इसके चंगुल में कोई भी कभी भी आ सकता है। तो ये जानकारी सबके पास है कि कोरोना की लड़ाई, कोरोना के अंदर कभी भी कोई भी ग्रस्त हो सकता है, कोई भी उसकी चपेट में आ सकता है। तो उसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज सभी लोग एहतियातन हर तरीके का कदम उठाते हैं अपने बचाव में और चाहते हैं कि वो आगे स्प्रेड ना हो। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि कोरोना की बीमारी और फैले, क्योंकि अगर वो फैलती है तो कहीं ना कहीं वो आपके दरवाजे पर जरूर आकर खड़ी हो जाएगी। तो ये जानकारी सबके पास है और इस जानकारी का अगर कहीं अभाव होगा तो वहाँ आप जरूर कह सकते हो कि बद इंतजामी है वहाँ पर, या वहाँ पर कोई इग्नोरेंस देखी जा रही है, तब आप कह सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी इस जानकारी
से अवगत नहीं है। सभी लोगों के पास ये जानकारी है और सभी लोग बहुत सचेत है इस बात को लेकर के। नहीं, बिल्कुल राजीव जेटली साहब, बहुत ईमानदारी से आपने बातें रखी हैं। हालांकि कई राज्यों में इस तरह की खबरें आ रही हैं और आज ही भोपाल से जो खबर आई बहुत शर्मसार करने वाली खबर है। इस पर और आगे भी हम बात करेंगे राजीव जेटली साहब। मेरे साथ मोहम्मद खलीकुर रहमान साहब जो कि पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हैं, हैदराबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। खलीकुर रहमान साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं कुलदीप कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। कुलदीप जी, क्योंकि हम बेहतियाती की बात कर रहे हैं, कालाबाजारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ खौफ का माहौल है, दूसरी तरफ अवाम बहुत डरे हुए हैं। ऐसे में अगर बेहतियाती बदनज़मी होगी तो लोगों पर इसका बुरा असर जाएगा। दिल्ली से लगातार कुलदीप जी खबरें इस तरह की आई कि मरीजों को जो कोरोना से अफेक्टेड रहते थे वो लोग एक अस्पताल, दो अस्पताल और तीसरे चौथे अस्पताल, कई अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़ता था, तब उन्हें जाके एडमिशन मिलता था। मतलब एक तरफ खतरा बढ़ रहा और दूसरी तरफ एहतियात नाम की चीज नहीं है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में ऐसी कोई घटनाएं घटी हैं। हो सकता है कि बहुत सारे दिल्ली में केस थे, कोई इक्का दुक्का ऐसी घटना रही हो। हमारी कोशिश है कि कोई भी दिल्ली के अंदर कोई भी मरीज जो कोरोना संक्रमित से बीमार है, पीड़ित है, उसको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उसको प्रॉपर इलाज मिले, हॉस्पिटल में एडमिट हो पाए। जो जो कमियां आप पत्रकार लोगों ने या हमारे अपोजिशन के लोगों ने जो भी हमें कमियां बताई, हमने समय समय पर उनको ठीक किया। चाहे वो हमारी जो हमने ऐप लॉन्च किया था बेड्स की अवेलेबिलिटी के लिए, हमने उसको ठीक किया। प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर हमने ठीक किया, जो प्राइवेट जो बदमाशी कर रहे थे उनको हमने ठीक करने का काम किया। और सरकार ने जो भी हॉस्पिटल्स थे, देखिए, क्योंकि हमारे दिल्ली सरकार के जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं। जो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, जो हमारा स्टाफ है, वो दिन रात मेहनत करके फ्रंट पे आके, फ्रंट फुट पे आकर कोरोना के मरीजों की जान बचा रहा है। राजीव गांधी सुपर 72,000 के आसपास लोग दिल्ली के अंदर स्वस्थ होके, ठीक होके इन अस्पतालों के माध्यम से अपने घर जा चुके हैं। और आज दिल्ली का जो रिकवरी रेट है वो 72% तक जा पहुंचा है। वो डॉक्टरों की मेहनत की बदौलत हुआ है, वो सरकार की साफ नीयत की बदौलत हुआ है। वो जो इंतजाम हमारी सरकार ने किए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया, लगातार जहां जहां जो कमियां मिली उनको ठीक किया। तो लगातार हमने जो भी हमें सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट हमने लेने का काम किया। और निश्चित तौर पर आज दिल्ली सबसे बेहतर तरीके से कोरोना से निपटने में, कामयाब होने में आज दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री सबसे आगे आकर कोरोना से लड़ने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग आज बड़ी संख्या में कोरोना को हराने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे कि देश जीतेगा, कोरोना हारेगा, दिल्ली जीतेगी, कोरोना हारेगा। दिल्ली के लोगों ने बहुत मेहनत की है, दिल्ली के लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया है। उनकी बदौलत ही आज इतने बड़े बड़े आयाम जो हम रच पा रहे हैं। चाहे प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हो जो देश में सबसे पहले कहीं हुई, तो आज सबसे पहला बैंक अगर देश में है तो आज ILBS हॉस्पिटल के अंदर बनाया गया, जहां से हजारों सैकड़ों मरीजों को ठीक हो पा रहे हैं, वहां से वो अपना डोनेट कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे अपील करूंगा कि जिन लोगों जो भी कोरोना से ठीक होकर अपने घर गए हैं वो 15 दिन बाद जाकर अपना प्लाज्मा जरूर डोनेट करें, जिससे और व्यक्तियों की और लोगों की हम सब मिलकर इस महामारी से बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करते हैं कि देश जीतेगा और कोरोना की शिकस्त होगी, कोरोना की हार होगी। लेकिन बिल्कुल सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल स्टाफ है वो बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब कहीं पर बदनज़मी की खबरें आती हैं, बेहतियाती की खबरें आती, तो मायूसी कुलदीप जी जरूर होती है। मैं खलीकुर रहमान साहब आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपके पास भी आ रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि पहले पॉलिटिकल रिएक्शन ले लेता हूं। मैं खलीकुर रहमान साहब, क्योंकि आप हैदराबाद से आते हैं, हैदराबाद से इस तरह की बहुत सी खबरें आई। अभी 2-3 रोज पहले ही फीवर हॉस्पिटल की जो खबर आई कि एक पेशेंट से एक ही दिन में 1.25 लाख रुपए का बिल उसे थमा दिया गया। इसी तरह से एक हफ्ते पहले की और इसी तरह की खबर आई कि एक मरीज का इलाज तकरीबन 4.25 लाख रुपए में हुआ। इस तरह की बदनज़मी की खबरें सामने आ रही लगातार हैदराबाद से। खलीक साहब जी हाँ, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि इस किस्म की समझिए खबरें, ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स से हमने देखा है कि इस किस्म के 3-4 केसेस हमारे सामने आए हैं। और
यहाँ पे यह है कि देखिए, जहाँ तक ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा मुझे आप 2 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा आपका इसको पूरा बैकग्राउंड दूंगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काफ़ी बहुत सारे अभी भी बेड्स खाली है। मगर ये जो चूंकि एक व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी जो चल रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से ये हो रहा है कि ऐसे मैसेजेस उसमें सर्कुलेट हो रहे हैं जिसकी वजह से लोगों में किस्म का, समझिए आप, डरावनी और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। और लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे तो सही हमारा इलाज नहीं होगा, अगर हम गवर्नमेंट, तो इसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, उसका रुख कर रहे हैं। और जब ये वहां पे जा रहे हैं तो हो क्या रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक तो क्या है कि जितने हॉस्पिटल्स है उन लोग पूरा वेल इक्विप्ड नहीं है एक्चुअली कोविड को इलाज करने के लिए। और अगर और जितने उनके पास जो फैसिलिटीज़ है उसका 10 to 15% जो फैसिलिटी है उन्होंने कोविड पेशेंट्स के लिए डेडिकेट किया है। और सबसे ज़्यादा जो सुनने में आ रहा है, जो हमने भी पता किया है, कि यह है कि उनके पास जो है जो मेडिकल स्टाफ है, बहुत कम मेडिकल स्टाफ हो रहा है, खासतौर पे नर्सिंग स्टाफ। और यहाँ पे बेतहाशा ये जो बिल, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने जियो RT 268 जारी किया था और उसमें क्लियरली उन्होंने जितने जो रेट्स है खास तौर पे जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के लिए, उन्होंने उसके लिए बिल्कुल स्पेसिफाई और प्रिस्क्राइब कर दिया था कि CT स्कैन का ये रेट होगा और कोविड टेस्टिंग का ये रेट होगा। अगर आप ICU में अगर बेड ले रहे हैं ऑक्सीजन के साथ तो उसका ये रेट होगा, और अगर आप वेंटिलेटर का बेड ले रहे हैं तो ये होगा, और वार्ड के चार्जेस क्या होंगे। मगर बरखिलाफ उसके ये देखने में आया है कि यहाँ के बहुत सारे कॉर्पोरेट जो हॉस्पिटल्स है उसका समझिए वायलेट करते हुए वो अपने तौर पे कई लंबे चौड़े बिल डाले हैं। तो मेरी आज भी समझिए आप यहाँ आवाम से ये गुजारिश है कि बिल्कुल खतन वो पैनिक ना हो, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे वेल इक्विप्ड है, और वहाँ पे जाए और अच्छा आपका इलाज होगा। और यह है कि और आज भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे बेड्स गांधी हॉस्पिटल में खाली है, मगर उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ नहीं बल्कि ज्यादा समझिए आप प्राइवेट, ये सब मैं कहता हूं कि जो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस चल रहे हैं उसकी तो बदनज़मी एक तरह से सामने आ रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का लोगों को रुख करना पड़ रहा है, और सरकारी हॉस्पिटल की कारकर्दगी पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि लोग सरकारी हॉस्पिटल जाने में कतरा रहे हैं। खुद अगर तेलंगाना की हम बात करें तो होम मिनिस्टर पिछले दिनों जिस तरह से बीमार पड़े थे वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख उन्होंने भी किया। इस पर और हम आगे बात करेंगे खलीक साहब आपसे। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, मुझे आप सुन पा रहे हैं? आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 डॉक्टर मोहसिन वली साहब मुझको सुन रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, क्योंकि हम बात बदनज़मी और ख़ास तौर से बाजार के खौफ की कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कोरोना का डर है और दूसरी तरफ जो चीज़ें हैदराबाद से बताई जा रही थी, खलीक साहब बता रहे थे या जो दूसरे पैनलिस्ट ने बताई, सवाल ये उठ रहा है कि लोगों में अब कोरोना का डर इस वजह से भी बढ़ता जा रहा है कि अगर खुदा न खास्ता वो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, कोरोना के शिकार हो जाते हैं, तो अपना इलाज कैसे कराएंगे। बहुत इस तरह की खबरें आई हैं। हैदराबाद में एक हॉस्पिटल में 1.25 लाख रुपए का पहले दिन बिल थमा दिया गया। इसके अलावा दूसरे मरीज की खबर आई कि उसे 4.5 लाख रुपए चार्ज किए गए। तो लोगों में अब यह भी खौफ और डर है कि अगर कोरोना हो जाता है तो उसका इलाज कैसे कराएंगे। हाँ, ये आपने जो मुद्दा उठाया है, आज ही मैंने एक और चैनल को इंटरव्यू दिया है। रेमडेसिविर भी ब्लैक से बिक रही है, और जो टोक्लिजुमैब है, जो दवाएं हैं, वो भी ब्लैक से बिक रही हैं। तो ये आपकी बात ठीक है कि इस वक्त जो है वो हमें गमख्वारी करना चाहिए और हमें मरीजों की मदद करनी चाहिए। देखिए, डॉक्टर को की पॉकेट में नहीं जाता ये पैसा। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ओन्ड बाय डॉक्टर है उसकी बात छोड़िए, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है ना, इसके अंदर जो ये चार्जेस है, इसको गवर्नमेंट ने वंस फॉर ऑल फिक्स कर दिया है। तो अब इस स्टेज पे भी अगर ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं तो इसको सीरियसली लुक आफ्टर करना पड़ेगा। अब ये हमारे समाज का बिगाड़ है। आपको मुझे तो आपकी बात सुन के वो वाली चीज याद आ रही है जो बसों में लिखा होता था, जेब कतरों से सावधान। मरीज इतना ही डरा हुआ है, माफ कीजिएगा, मैंने ये इसीलिए याद आई मुझे ये बात। आपके जो बयानात सुन रहा था मैंने कहा अगर मरीज ये समझने लगेगा, एक तो लॉकडाउन में सबकी जेबें पहले ही खाली है, सबके पास पैसा महदूद है, और इसमें ब्रेकअप दे दे हॉस्पिटल, और इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ईमानदारी का सौदा हो कि भाई आप अगर आप प्राइवेट वार्ड में जाएंगे तो ये खर्चा है, ऑक्सीजन का बेड, ऑक्सीजन ज्यादा महंगी नहीं होती। और दूसरी जो बात है, अगर आपको कोई महंगी दवाई लगानी है
तो आप पेशेंट से मंगवा लीजिए। रेमडेसिविर लगाना है या टोक्लिजुमैब लगाना है, ये लाख लाख रुपए की दवाएं हो रही हैं आजकल। रेमडेसिविर का इंजेक्शन 8-12 हजार की बजाय 25-30 हजार का बिक रहा है। ये बहुत बड़ा सानहा है कि हमने इसको पहले से नहीं बना के रखा। अब आज 2 कंपनियों को इसका लाइसेंस मिला है जी। एक फ्रेंच कंपनी है और एक इंडियन सिप्ला कंपनी है जो बहुत फेमस है। और मुझे ये उम्मीद है कि सिप्ला डोनेट करेगी इसको बना के। सिप्ला ने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो ये जो चीजें हो रही हैं ये डराने वाली हैं। पेशेंट्स डरे हुए हैं। और दूसरी बात जो सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल की है, देखिए मैं आपको बताऊं, सरकारी अस्पताल में भी बेड्स खाली हैं, लोग जा नहीं रहे क्योंकि वो उनको सिक्योरिटी नहीं है। उसमें मैं बताऊं क्यों शिकायत होती है। डॉक्टर्स इतने ज्यादा मरीज देखते हैं कि उनके पास मरीज को समझाने का वक्त नहीं होता है। तो कम्युनिकेशन गैप जो है इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। दिल्ली में अमित शाह जी ने, केजरीवाल जी ने और हमारे डॉक्टर गुलेरिया ने कल साथ में जाके 3 दिन पहले बड़े बड़े सेंटर बनाए हैं। और जैसा मिस्र का मैंने देखा सेंटर, उससे भी अच्छा हमारा सेंटर है। ITBP ने, DRDO ने सेंटर बनाया है। उसमें जाएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ सरकारी सेंटर में जाके आप बहुत खुश होंगे। आप ट्राई कीजिए। और इसका जो खौफ है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है, वो हमारे घर पे तख्ती लग जाएगी, हम बताएंगे नहीं किसी को, इसलिए वो लेट हो जा रहे हैं पेशेंट जब हॉस्पिटल जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं लोग इस वजह से भी परेशान है क्योंकि सरकारी अस्पतालों में वो इलाज नहीं मिल पा रहा है, वो सहूलियात नहीं मिल पा रही हैं जो चीज एक कोरोना पेशेंट को चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यही कि सिक्योरिटी एक बड़ा सवाल हो जाता है सरकारी हॉस्पिटल्स में। मैं राजीव जेटली जी आपके पास आना चाहूंगा। राजीव जेटली जी, आखिर हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो जो सहूलियात प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, कारपोरेट हॉस्पिटल्स में होती हैं, सरकारी हॉस्पिटल में आखिर वो चीजें क्यों नहीं है? वो सिक्योरिटी सरकारी हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। सरकारी अस्पतालों के अंदर हर तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं। और आज तो आप ये देखिए बहुत सारी ऐसी संस्थाएं भी हैं जो धार्मिक संस्थाएं हैं या और किसी तरीके से सत्संग करती हैं, उन्होंने भी अपने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आज सरकार को दिए हैं और वहाँ पर भी सरकारी डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। तो ये एक मानसिकता बनी हुई है कि सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो हमारा इलाज अच्छा नहीं होगा, प्राइवेट में जाएंगे तो अच्छा होगा। ये इस मानसिकता से बाहर निकलने की राजीव जेटली साहब, असल में राजीव जेटली साहब, आज की खबर मैं आपको बताऊं, आपकी नजर से भी खबर, भोपाल की खबर गुजरी होगी जहां पर सरकारी हॉस्पिटल की कार पार्किंग में एक पेशेंट की लाश मिली है। मतलब इस तरह की बदनज़मी, एक तरफ कोरोना का कहर है, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बदनज़मी आप देखिए, मध्य प्रदेश की खबर है, भोपाल की खबर है। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई एक्सेप्शनल केस अगर किसी अस्पताल से आया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी व्यवस्था उसकी वजहों से बिगड़ी हुई है। हाँ, एक्सेप्शनल केस जो सरकारी अस्पतालों इस तरह के केसेस लगातार आ रहे हैं। राजीव जेटली जी माफ कीजिएगा, इस तरह के केसेस लगातार आ रहे हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, या फिर हम इवन हैदराबाद की बात करें, तेलंगाना की बात करें, इस तरह के लगातार केसेस आ रहे हैं। और सवाल अब सरकारी हॉस्पिटल्स पर उठ रहे हैं। जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब इलाज नहीं करा सकता है, राजीव जेटली साहब माफ कीजिएगा, तो सरकारी हॉस्पिटल में लोग इस वजह से जाने से कतरा रहे हैं। जो बात अभी यहां पर डॉक्टर वली साहब कह रहे थे कि सिक्योरिटी नहीं मिल रही है सरकारी हॉस्पिटल में। मैंने ये कहा कम्युनिकेशन गैप, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल से देखिए, मैं किसी अस्पताल का किसी अस्पताल का मैं प्रवक्ता नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ही के चैनल होते हैं बहुत सारे। राजीव जेटली साहब माफ कीजिएगा, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और जिम्मेदारी ये सरकार की ही होती है। राजीव जेटली साहब, बेहतरीन नज्म चलाना। मैंने आपसे चर्चा की शुरुआत में आपसे सबसे पहले मुझे ये जानकारी थी जी, इसीलिए मैंने चर्चा की शुरुआत में आपसे पहले बोला मैं किसी भी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कोविड की लड़ाई में कि वो पीछे चल रही हैं। और मैं देश में अक्रॉस द कंट्री बात कर रहा हूँ, सभी राज्यों के ब्लेम नहीं किया जा रहा। देखिए राजीव जेटली साहब, इसे निगेटिव उसमें मत ले जाइए, तो मैं आपको पहले निगेटिव उसमें मत ले जाइए। ब्लेम नहीं किया जा रहा है, सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, चाहे सेंटर की सरकार की बात करें, बल्कि आज तक सेंटर की किसी गवर्नमेंट ने किसी भी वबा में, खासतौर से अगर हम बात करें
किसी भी महामारी में इतना अच्छा काम नहीं किया जितना अच्छा ये सरकार कर रही है। सरकार को ब्लेम हम नहीं कर रहे हैं राजीव जेटली साहब, एक जिम्मेदारी होती है सरकार की कि किसी को कोई परेशानी ना हो। अगर आज सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? नहीं, आप किस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा। आप किस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो मैं उसी का जवाब दूंगा। नहीं, सिक्योरिटी की लोग जाने से आज सरकारी हॉस्पिटल में डर रहे हैं। लोगों का यह मानना है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल जाएंगे तो खुदा ना खास्ता वहां से वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। कम्युनिकेशन गैप है वहां पर। नहीं, मैं आपको नहीं हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग केवल अस्पतालों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सरकारी दफ्तरों में नहीं जाते हैं, वो अंदर तक नहीं घुसते हैं, अंदर जाकर देखते नहीं है कितना ईमानदार ऑफिसर बैठा है। अगर आप उसको अपनी बात बताएं तो वो आपको काम करेगा। लेकिन लोगों की कई बार मानसिकता ये होती है कि बाहर खड़ा हुआ एक व्यक्ति जो उनसे कुछ पैसे लेके बोलता है मैं आपका काम करवा दूंगा, वो उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं और अपने कदम अंदर नहीं लेके जाना चाहते उस सरकारी दफ्तर के अंदर, सरकारी अधिकारी के पास। ऐसा नहीं है कि पूरा देश में हर तरीके के जिस तरीके से पिक्चर दिखाई जाती है सब कुछ वैसे नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, सरकार में काम करते हैं, हर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और आपका काम करते हैं। और आजकल तो व्यवस्थाएं वैसे भी ऑनलाइन हो रखी हैं। ऑनलाइन व्यवस्था में आपको घबराना नहीं चाहिए। तो आपने ये जो प्रश्न उठाया कि कोई भी व्यक्ति जाना ही नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, बहुत सारे अधिकारी, सीनियर IAS ऑफिसर ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं अपना ट्रीटमेंट या अपना डायग्नोसिस करवाऊंगा तो सरकारी में करवाऊं क्योंकि मुझे उस पर विश्वास है। इवेंचुअली आप देखिए पूरा देश कहां पर नजर गड़ाए बैठा होता है। अगर किसी के साथ कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले वो एम्स में जाता है, उसका विश्वास सरकारी अस्पताल ही होता है, सरकारी अस्पताल के बाद। और देखिए अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जब वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, उसके बाद वो खोज रहे होते हैं कि मुझे किसी सरकारी अस्पताल में बिस्तर मिल जाए, बेड मिल जाए ताकि मैं अपना उपचार करवा सकूं। तो हमें उस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि अव्यवस्थाएं रही हैं, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन बहुत सारे बदलाव पिछले 6 सालों में, 7 सालों में, 6 सालों में आपने देखे हैं कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं। सरकारी अस्पतालों के नक्शे बदले गए हैं, सरकारी अस्पतालों के अंदर इक्विपमेंट, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कुलदीप कुमार जी, मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मुझे ब्रेक पर भी जाना है। वहां अल्ट्रासाउंड की मशीनें लगाई गई हैं। जी, ठीक है राजीव जेटली जी, मैं इसी पर एक जवाब ले लेता हूं। कुलदीप कुमार जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि बदलाव आया और खासतौर से जिस मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, बहुत से मरीज तो रुख भी नहीं कर रहे हैं और खासतौर से अगर VVIPs या VIPs की हम बात करें तो सरकारी हॉस्पिटल का रुख नहीं करते, माफ कीजिएगा, सब प्राइवेट हॉस्पिटल और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का रुख करते हैं। रखने वाले सिस्टम लोग भी आज दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अंदर जाकर एडमिट हो रहे हैं, चाहे वो LNJP हॉस्पिटल हो, चाहे वो हमारा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, उसके अंदर जाके लोग एडमिट हो रहे हैं और लोग वहां इलाज करा के ठीक होकर लौट रहे हैं और मुख्यमंत्री जी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस बात कर रहे हैं, वो बातचीत कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें पेशेंट्स के अंदर विश्वास जगाना होगा, हमें उन्हें बताना होगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने करके दिखाया कि लोगों से बातचीत के जरिए उनको बताया कि अगर आपको नॉर्मल खांसी, जुकाम है, बुखार है तो आप घर पे भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आपका अस्पताल जाने की ठीक जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं होम आइसोलेशन की व्यवस्था और इससे हजारों लोग दिल्ली के अंदर ठीक होके आज ठीक हो चुके हैं। तो ये विश्वास जगाना अपने नागरिक के अंदर, अपने लोगों के अंदर ही जरूरी है। आज जो प्राइवेट हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं, हमने दिल्ली के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके अंदर दिल्ली सरकार के नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया और उसको वो बताएगा कि वहां कितने बेड अवेलेबल है और कितने बेड अवेलेबल नहीं है। ये हमारी ऐप है कोरोना ऐप, जो वो देख सकता है। तो जब वो उससे देख सकता है तो वो उसी हॉस्पिटल में दिल्ली की हालत देखकर तो अमित शाह जी को मैदान में आना पड़ा, जो सिचुएशन दिल्ली की बिगड़ती जा रही थी। देखिए, मुझे तो लगता है कि निश्चित तौर पे पूरे देश को एक साथ आना चाहिए, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी, सबको आना चाहिए। तो ये लड़ाई सबकी मिलकर लड़ने की लड़ाई है, किसी अकेले राज्य की लड़ाई नहीं है, इसमें सबको साथ आना पड़ेगा। और दिल्ली सरकार ने जितने भी आयाम रचे हैं, चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से हो, चाहे वो 10,000 बेड बनाने की बात हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ के अंदर 600 बेड 6 दिन में तैयार करने की बात हो, दिल्ली की सरकार ने हर वो काम किया। रिकवरी रेट ज्यादा हमारा है और सबसे ज्यादा आज की टेस्ट कहीं हो रहे हैं, लगभग 24,000 टेस्ट पर मिलियन पे आज दिल्ली सरकार कर रही है। अगर आप अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो उसका 10वां भाग भी उत्तर प्रदेश हरियाणा नहीं कर पा रहे हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और सवाल यह भी उठ रहा है कि जब कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, मुल्क की हालत बहुत नाजुक है और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आखिर सरकार मरीजों के इलाज का जिम्मा क्यों नहीं उठा लेती? इस पर भी हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।
तो प्राइम डिबेट में आज बहुत अहम इश्यू पर हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ कोरोना की वबा का कहर लगातार जारी है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो बदनज़मी है और इसके अलावा जो खौफ का बाजार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों में एक डर और खौफ बढ़ता जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में एक गैप देखा जा रहा है। लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाने से आज कतरा रहे हैं। इसके अलावा ब्रेक पर जाने से पहले हमने ये भी कहा था कि ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इस इश्यू पर भी बात करेंगे कि कोरोना मरीज, क्योंकि एक मुश्किल दौर से आज मुल्क गुजर रहा है। आवाम पिछले 3 महीने से लॉकडाउन और उसके बाद भी कोरोना का कहर बढ़ रहा है। क्यों ना कोरोना के जो मुतासरीन हैं उनके इलाज की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाए, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, क्या आपको लगता है कि एक तरफ कोरोना हावी होता जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी तक कोई मुकम्मल या कंप्लीट दवा तो कोरोना की नहीं आई, कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आया, लेकिन जिस तरह से अगर किसी दवा के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोग उसकी तरफ एक तरह से दौड़ पड़ते हैं। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि एक दवा आई थी और उसका पैकेज का बाकायदा ऐलान हुआ था। 6 से 7 हजार रुपये तक उसकी कीमत थी। सवाल यह उठता है कि लोग परेशान हैं, गरीब क्या इतनी महंगी दवा से इलाज करा सकते हैं? इसे कालाबाजारी ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? डॉक्टर मोहसिन वली साहब, इस सवाल का जी, गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के और स्टेट गवर्नमेंट के जो सरकारी मरीज हैं उनका टोटल इलाज, हॉस्पिटलाइजेशन, दवाई खर्चा, ट्रांसपोर्ट सब गवर्नमेंट बियर करती है। आम लोगों के लिए पब्लिक हेल्थ की जो सेवाएं हैं गवर्नमेंट की वो बियर करती है। एक्स्ट्रा एफर्ट करके करोड़ों रुपए लगा के सरकार ने उनके लिए, मैं दिल्ली का बता सकता हूँ, 2 बड़े सेंटर जिसकी अभी आपने बात भी की, बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने भी की, वो बहुत बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से 2 बड़े सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा दवाई, और आज की सबसे अच्छी खबर यह है कि आज वो तारीख है जिस तारीख को कहा गया था कि हम कोरोना के टीके का ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम आज हमारे देश में शुरू हुआ है और मुझे बताया गया है कि ऑनलाइन बहुत से लोगों ने आगे आके इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। और मैं उन सब लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ यहाँ बैठ के कि टीके के बारे में जो 15 अगस्त वाली बात हो रही है उसकी कोई मुखालफत न करे। ICMR की 260 करोड़ आंखें हैं, 260 करोड़, हर आदमी की 2 आंखें ICMR उन आंखों से देख रहा है। तो इस मुद्दे के खिलाफ कोई ना कहे, हम उसको एक्सेलरेटेड ट्रायल करके लाएंगे टीके को। और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किले से इसका अनाउंसमेंट करेंगे। आज बहुत बड़ा दिन है हमारे कोरोना की हिस्ट्री में, वर्ल्ड की, कि हमारे यहाँ इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में इसके ट्रायल के लिए रिक्रूटमेंट शुरू हुआ है। आज वो 7 तारीख है। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं, बदनज़मी तो होनी है इतनी बड़ी जनता में, और हर आदमी चाहे कि मैं 5 स्टार होटल में ट्रीटमेंट कराऊं और पैसे न दूं, तो ये तो नहीं हो सकता। आपको अपने हस्ब हैसियत अस्पताल में जाना है। और मैं आपसे यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, मैंने 45 साल सरकार में काम किया है। वल्लाह सरकार के अस्पताल बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। हम जाते हुए डरते हैं। जैसे आज ही मैंने एक पेशेंट को भेजा, उसके 10 मिनट में 11 बार फोन आ गया कि जी मैं कहाँ जाऊँ। जब मैंने उसको चैनलाइज किया, चूंकि मेरे थ्रू गई थी वो पेशेंट, बड़े डॉक्टर को मैंने फोन किया, उसके बाद से 8 घंटे हो गए, उसका कोई भी फोन नहीं आया। तो हमको सही दरवाजे से घुसना है सरकारी अस्पताल में। हम गार्ड तक जाते हैं, गार्ड कहता है यहाँ नहीं। अब हम चले गए, भैया हम तो गए थे अस्पताल, वहां पे कह दिया बेड नहीं है। अरे बेड जाके पहले डॉक्टर को तो दिखाओ, डॉक्टर तय करेगा आईसीयू में जाना है कि ऑक्सीजन वाले बेड पे जाना है कि जनरल बेड पे जाना है, कि वहां सरकारी अस्पतालों में भी प्राइवेट वार्ड होते हैं उनमें जाना है। ये एक तरह का, आप सही कह रहे हो, ये खौफ पैदा हो गया है लोगों में, डर गए हैं। और खर्चे से इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि पिछले 3.5 महीने में कुछ कमाया नहीं, जो कमाया था वो सब खर्च कर बैठे। तो तीसरी चौथी बात जो ये है कि हुकूमत ने गरीबों को खाना दिया है, 60% पॉपुलेशन को खाना दिया है, उन लोगों को खाना दिया है जो भूखे मर गए थे, वापस लौट आए थे। अब क्या मतलब, अब मैं तो इसको अप्रिशिएट, बिल्कुल जाहिर पहली बार इस बार अमित शाह जी ने इन्वॉल्वमेंट दिखाया। हेल्थ मिनिस्टर हमारा डॉक्टर है, वी आर प्राउड ऑफ दिस कि हमारा इंडिया का हेल्थ मिनिस्टर वो डॉक्टर है जिसने पोलियो को देश से भगाया था। आप जैसे लोग इस बात को
मंजर आम पे लाते हैं, जो सबकी नॉलेज में कोई परेशानी आप ला रहे हैं, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं ताकि लोगों को इसका मसले का हल दिखाई दे। आपके चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बदनज़मी तो होगी, ये हम समाज, जिस समाज का हिस्सा है उस समाज में हमारे खून में जो अगर है बुरी बात तो हम बुरी बात करेंगे, अच्छी बात जैसे मैं कह रहा हूं तो अच्छी बात मेरे खून में है तो मैं अच्छी बात बोलूंगा। तो ये तो हमारे समाज का प्रॉब्लम है, सोसाइटी का प्रॉब्लम है। कितनी सोसाइटी में लोग चढ़ने नहीं दे रहे लिफ्टों में लोगों को कि भैया तुम्हें कोरोना हो गया भाग जाओ यहाँ से। अरे वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पूरे मुल्क के सामने एक मुश्किल दौर है, पूरे मुल्क के सामने एक बड़ा चैलेंज है, तो ऐसे में लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मैं खलीकुर रहमान साहब आपके पास आना चाहूंगा। खलीकुर रहमान साहब, क्योंकि हम सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों की जिम्मेदारियों की भी बात कर रहे हैं, हैदराबाद की खासतौर से अगर हम बात करते हैं, केसीआर हुकूमत की अगर हम बात करें, हैदराबाद में आप जो सरकारी बड़े हॉस्पिटल हैं, गांधी हॉस्पिटल की बात कर लें, इसके अलावा निजामिया जो हॉस्पिटल है उसकी बात कर लें, तो यहां से आए दिन बदनज़मी की खबरें आती रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो केसीआर गवर्नमेंट है वो लगातार बड़े बड़े दावे करती है, लोगों को परेशानियां लगातार हो रही हैं। सरकार दावे कर रही है, ऐलान कर रही है, लेकिन लोगों को और मरीजों को परेशानियां रोज हो रही है। खलीकुर रहमान साहब, परेशानियों में कमी नहीं है। देखिए मैं यह कहना चाहूँगा कि अभी मैंने डॉक्टर मोहसिन वली साहब को सुना, जो डॉक्टर मोहसिन वली साहब ने कहा है, मैं उनकी बात से सरासर मुत्तफ़िक़ हूँ, 100% मुत्तफ़िक़ हूँ। और जहाँ तक यहाँ तेलंगाना का ताल्लुक़ है, तेलंगाना में आपने देखा होगा कि कोविड के जो है कि हमारे यहाँ गांधी हॉस्पिटल है, गांधी हॉस्पिटल टोटली डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, और उसके साथ समझिए चेस्ट हॉस्पिटल है और दूसरे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट लेकिन लगातार यहाँ से बदनज़मी की खबरें आती रही, और खासतौर से खलीकुर रहमान साहब प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो ऐसे केसेस हुए कि पेशेंट ने पैसे नहीं दिए तो उसे डिस्चार्ज तक नहीं किया, इस तरह की भी कई खबरें आई। हमेशा हुआ है। नहीं वो प्राइवेट हॉस्पिटल की बात है, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहले मुझे कहने अबू हुरैरा साहब पहले मुझे कहने दीजिए, पहले मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में आपसे कहूंगा, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे आते हैं। तो जहां तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ताल्लुक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज भी अगर आप देखेंगे, गवर्नमेंट देखिए जहां तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ताल्लुक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज भी इतने अच्छे फैसिलिटीज है, इतने अच्छे डॉक्टर्स है, मगर यही होता है कि जो खौफ का माहौल जो पेशेंट्स में पाया जा रहा है वो ये होता है कि गेट के पास जाता है और गेट पे जैसा कि अभी डॉक्टर मोहसिन वली साहब ने कहा, वो गार्ड से पूछ लेता है कि मुझे बेड चाहिए। भाई वो अंदर जाए, डॉक्टर से मिले, और वहां पे देखिए आज भी आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तेलंगाना हुकूमत ने इतने सारे इंतजाम किए और इतने शानदार इंतजाम किए हैं, मगर उसके बावजूद ये होता है कि चूंकि लोगों में व्हाट्सएप के जरिए और ऐसा वीडियो जो खुद मैं देखा हूं, जिसका जो वीडियो ना तो वो गांधी हॉस्पिटल का वीडियो था ना वो उस्मानिया हॉस्पिटल का वीडियो था, वो पता नहीं कौन से हॉस्पिटल के वीडियो है, उसको गांधी हॉस्पिटल का वीडियो बना के चला रहे हैं यहाँ पे। तो इस किस्म का मैं समझता हूँ कि देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। कई हॉस्पिटल तो तेलंगाना में ऐसे हैं, ये खासतौर से हैदराबाद की अगर हम बात करें, कई प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जो पेशेंट को ले ही नहीं रहे हैं, पेशेंट को लेने से ही मना कर दे रहे हैं। इस तरह की भी खबरें हैं। तो जिम्मेदारी किसकी होगी खलीकुर रहमान साहब? नहीं देखिए, नहीं देखिए, गवर्नमेंट ने अपने पूरे जो सरकारी दवाखाने हैं उनके दवाखानों के पूरे दरवाजे खोल के रखे, और गवर्नमेंट हर वक्त ये कह रही है, और हम भी हर वक्त हर पेशेंट से कहते हैं कि जब कभी भी मुझे फोन आता है मैं कहता हूं कि पहले आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए। मगर अब पता नहीं उनको कौन लोग बहका देते हैं, बोलते हैं कि नहीं। अच्छा, और दूसरी चीज और एक ये होती है कि ये जिम्मेदारी तो सरकार की है, सरकार को उस सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, सरकार की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार को सिस्टम दुरुस्त करना होगा। आखिर मरीज जिस गार्ड की आप बात कर रहे हैं, गार्ड के पास ही क्यों मरीज पहुंचते हैं? जब सिस्टम आपका सही होगा तो सारी चीजें सिस्टमेटिक होंगी। मैं कुलदीप कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। कुलदीप जी, क्योंकि अगर मोदी सरकार की बात करते हैं तो ये बहुत भारी भरकम स्कीम लेकर आई थी, आयुष्मान स्कीम लेकर आई थी, जिसके तहत कोरोना पेशेंट का भी इलाज किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस स्कीम से कोरोना पेशेंट्स को फायदा पहुंच रहा है? आज मुल्क इससे फायदा उठा रहा है? देखिए, मुझे निश्चित तौर पर मतलब मेरा किसी स्कीम को ब्लेम करने का मेरा कोई मकसद नहीं है।
लेकिन मेरी नॉलेज में मैं एक इलाके का विधायक भी हूँ। ये मेरी नॉलेज में मैं एक इलाके का विधायक भी हूँ, उसके होने के नाते भी मैं आपको बता दूं कि मेरी नॉलेज में ऐसा कोई केस अभी तक नहीं आया कि किसी को आयुष्मान योजना के माध्यम से किसी का इलाज प्राइवेट अस्पताल में हो गया हो, या वो कोरोना छोड़िए अन्य किसी बीमारी का इलाज भी हो गया हो, उसको कोई फायदा पहुंचा हो। ऐसा कोई मुझे पूरे देश में भी, या फिर मुझे आसपास राज्य जैसे हमारे गाजियाबाद मेरे आसपास में, मुझे वहां भी कोई ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन निश्चित तौर पर हमें ऐसी स्कीमों को बनाना चाहिए। सरकार तो इस स्कीम को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है कुलदीप जी, सरकार तो इस स्कीम को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। मैं कहता हूं कि हो सकता है कि दावे तो सरकार की चीज की भी कर सकती है, लेकिन हो सकता है कि आपने जब स्कीम बनाई हो तो आपने कुछ और सोच के बनाया हो, लेकिन समय समय पर चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहिए, स्कीमों को इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई ड्रॉबैक है, जैसे आज हमारी दिल्ली सरकार के पास जो जो कमियां थी और जो हमें चाहे ऑपोजिशन के लोग बताए, चाहे पत्रकार बंधु बताए, जो हमें कमियां बताते हैं, निश्चित तौर पर उनसे डरने की बजाय, घबराने की बजाय, उन्हें काउंटर करने की बजाय हम कोशिश करते हैं उन्हें इंप्लीमेंट कर पाए, उनको ठीक कर पाए, और ठीक तरह से करके हम लोगों तक अच्छी सुविधा पहुंचा पाए। हमारी ऐप में भी लोगों ने कमियां बताई, हमने उस ऐप को ठीक किया, और आज वो इतनी सॉलिड तरह से ऐप चल रही है कि अगर आज किसी भी कोरोना पेशेंट को हॉस्पिटल जाना होता है, वो हमारी कोरोना ऐप पे जाता है, चेक करता है कितने बेड है, कितने बेड नहीं है। उसको किसी गार्ड के पास नहीं जाना, सिक्योरिटी गार्ड के पास नहीं जाना, उसे अपनी मोबाइल से, अपने एंड्रॉइड मोबाइल के ऐप के ऊपर जाना, पता लग जाएगा कहां पे कितने बेड अवेलेबल है। और आज दिल्ली की सरकार के पास दिल्ली सरकार पर सेंटर ने सवाल उठाया, अमित शाह जी ने ऑर्डर दिया कि अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि सही जो पिक्चर है वो एक तरह से निकलकर सामने आए। तो सवाल तो आप पर सेंटर ही उठा रहा है। देखिए, दिल्ली सरकार ने तो हमेशा अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कदम उठाए हैं। चाहे वो जब हम स्कूलों की पढ़ाई की बात कर रहे थे, उस समय स्कूलों के अंदर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, गली के अंदर चोरी रुक पाए, हमने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, हॉस्पिटल के अंदर इलाज ठीक हो पाए, हमने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। वो किसने लगवाए? वो इसलिए लगवाए ताकि हमें पता लग पाए कि पेशेंट का इलाज किस तरह हो पा रहा है। हमें अपने डॉक्टरों पर कोई शक नहीं है, हमें उनकी मेहनत पर कोई शक नहीं है, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी जान जोखिम में के आज अपनी सेवा कर रहे हैं लोगों की। हमारे एक डॉक्टर की तो उसमें कोरोना से मृत्यु हो गई, और वो इस तरह के काफी सारे केसेस हुए। लेकिन आज दिल्ली सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, शक डॉक्टरों पर या मेडिकल स्टाफ पर नहीं है, शक या जो काम में जो कमियां हैं वो कहीं ना कहीं सिस्टम में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें, और खासतौर से सरकार के कामकाज में एक तरह से शक किया जाता है और सवाल उठाया जाता है। जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी भी उन्हीं पर बनती है। मैं राजीव जेटली साहब आपके पास आऊंगा, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। राजीव जेटली साहब, जो बात अभी यहां पर कुलदीप जी कह रहे थे कि आयुष्मान से कोई खबर उनके नजर में नहीं आई कि आयुष्मान स्कीम के तहत कोई कोरोना पेशेंट का इलाज किया गया और खासतौर से प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज किया गया हो। ये सवाल, ये रिएक्शन तो कुलदीप जी का है। मेरा सवाल राजीव जेटली जी ये है कि जब लोग इतने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो क्यों ना सरकार जो कोरोना पेशेंट हैं उनके पूरे इलाज की जिम्मेदारी उठाए। इस मुश्किल घड़ी में सरकार को अब सामने आना चाहिए। अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है, क्योंकि जानकारी का ही अभाव था। दिल्ली का एक बहुत बड़ा जानकारी नहीं है क्योंकि जानकारी का ही अभाव था। दिल्ली का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो एक बहुत बड़ी विदेशी गाड़ी के कार का डीलर था, वो अपने पिताजी को लेकर के इलाज करवाने के लिए दिल्ली के अस्पताल में गया जी, और उनको वहाँ पर बेड नहीं मिला। बेड अंदर था या नहीं था ये जानकारी उनके पास नहीं थी, लेकिन उनका कहना था कि मेरे पिताजी की मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि मुझे बेड नहीं मिला। उनका ये कहना था कि मैं दिल्ली के बहुत दिल्ली सरकार के बड़े बड़े विधायकों को भी जानता हूं और बड़े बड़े नेताओं को जानता हूं, इतनी सारी अप्रोच होने के बावजूद मैं अपने पिताजी को नहीं बचा पाया। तो इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाद में जब रिएक्शन दिल्ली गवर्नमेंट की आई तो ये आई कि हमारे पास बेड अवेलेबल था लेकिन कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो जिस सरकार के अंदर जिस सरकार के पास ये जानकारी ना हो कि मेरे पास बेड है या नहीं है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि उस सरकार के किसी नुमाइंदे को जानकारी होगी कि आयुष्मान भारत में कितने लोगों का इलाज हुआ और कितनों का नहीं हुआ। आयुष्मान भारत योजना के अंदर इलाज करवाने वालों की संख्या बराबर सरकार जारी करती है, और कोविड के अंदर भी आयुष्मान भारत योजना को लागू किया गया, उसको सम्मिलित कर लिया गया जो पहले नहीं था, क्योंकि ऐसी बीमारी ना थी। तो अब ऐसी परिस्थितियों में मैं आपको केवल इतना ही बोलना चाहूँगा कि मैं अभी किसी में मीन मेक नहीं निकालना चाह रहा था किसी सरकार में
किसी सरकार की कोई अचीवमेंट नहीं। दिल्ली एक ऐसी नहीं तो राजीव जेटली जी कुलदीप कुमार जी सवाल कर रहे हैं कि अगर कोई डेटा आपके पास है कि आयुष्मान स्कीम के तहत कितने कोरोना पेशेंट का इलाज किया गया तो वो आप बता सकते हैं। दिल्ली के अंदर इन चुनौतियों के साथ लड़ने के लिए आपने देखा गृह मंत्री अभी राजीव जी ने कहा कि शामिल नहीं किया। गृह मंत्री जी राधा स्वामी सत्संग का जो इतना बड़ा सेंटर बनाया गया उसकी खुद मुआयना करने के लिए गए, तो आज गृह मंत्री जी ने चार्ज लिया है दिल्ली को बचाने के लिए। नहीं राजीव जेटली जी कोई डेटा आपके पास है आयुष्मान स्कीम को लेकर जो लगभग राजीव जेटली जी आई है जब पूरा चार्ज नहीं ले पाए, मध्य प्रदेश का चार्ज नहीं ले पाए। उम्मीद थी कि दिल्ली सरकार इसको मैनेज कर लेगी, उसको मेंटेन कर लेगी, वो नहीं हो पाया था। लेकिन दिल्ली का दायित्व हम सबका बनता है। राजीव जेटली जी मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे मौका दीजिएगा मेरी बात करने का। जी राजीव जेटली जी मुझे सुन पा रहे हैं। बताया कि बड़े बिजनेसमैन ने इस बात को रखा था कि मेरी जो चैलेंज है वो मेरा चैलेंज। राजीव जेटली जी को शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है या तो वो सुनना नहीं चाह रहे हैं। राजीव जेटली जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी राजीव जेटली जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी राजीव जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है कुलदीप जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। कुलदीप जी जल्दी से आपका रिएक्शन। मैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। जी मुझे देखिए इन्होंने कहा जानकारी का अभाव हो सकता है, मैंने पूछा डाटा आपके पास है तो आप दे दीजिए कितने लोगों का इलाज हुआ है। दूसरी बात ये क्या गृह मंत्री जी ने चार्ज संभाल लिया, हम तो अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी बात है। उन्होंने दिल्ली में हमने जो चीजें उनसे कही थी उन्होंने फाउंडेशन को हटा दिया, हमारा सहयोग किया। क्या उनको महाराष्ट्र नहीं दिखा? क्या उनके पास गुजरात के गृह मंत्री नहीं है? वो क्या वो मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में जो घटना हुई है, जो पेशेंट को बाहर फेंक, पेशेंट की बॉडी बाहर मिली जा, शिवराज जी की सरकार है जो मंत्रिमंडल गठन करने में लगे हुए हैं, उनको वो नहीं दिखाई दिया। आप बताइए उसका चार्ज कब लेंगे वो? उनका चार्ज कब लेंगे वो? बिल्कुल राजीव जेटली जी। राजीव जी मेरा सवाल है, राजीव जेटली जी आप सुन पा रहे हैं? तो आज जो दिल्ली सरकार में कंपेयर करना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार को आप कंपेयर करेंगे बगल के राज्यों से कर लीजिए, आप हरियाणा से कर लीजिए, उत्तर प्रदेश से कर लीजिए, राजस्थान से कर लीजिए, मध्य प्रदेश से कर लीजिए, जो बाकी कई गुना ज्यादा टेस्ट पर दिल्ली सरकार कर रही है। हमारे जो एक्टिव केस है उनसे जो हमारा रिकवरी रेट है वो कई गुना ज्यादा है, 72% तक हमारा रिकवरी रेट है। आज हम लोग प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से लोगों का इलाज कर पा रहे हैं, उसी पॉलिसी को बिल्कुल देश में लागू किया। ठीक है कुलदीप जी, लेकिन सरकार को आखिरी पेशेंट तक अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार को आखिरी पेशेंट तक अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की ही है कि किस तरह से निजाम को चलाया जाए, किस तरह से सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। मैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपके पास आना चाहूंगा सर, क्योंकि अभी तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर यहां पर लापरवाही हो गई, जिस तरह के केसेस अब सामने आ रहे हैं, किसी भी स्टेट की हम बात करें, पूरे मुल्क की हम बात करें, किसी भी शहर की बात करें, जो लापरवाही के दिन ब दिन केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसे तो हम कोरोना से जीतना बहुत मुश्किल है। मोहसिन वली साहब, कोरोना को शिकस्त देना बहुत मुश्किल है। कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अबू रेरा। देखिए मैं आपका जो कंसर्न है उसको बहुत अच्छे से एड्रेस कर दूंगा, मुझे आप बस 1 मिनट दे दीजिए। जी जी जी। देखिए लापरवाही इसमें नहीं होनी चाहिए। कोई भी पेशेंट जो है जब हॉस्पिटल जाता है, वो अगर लेट जाता है और उसकी डेथ हो जाती है तो इसको हम लापरवाही नहीं कह सकते। आम तौर पर ये हो रहा है, एक बात। दूसरा जो हो रहा है कि डॉक्टर को सीटी स्कैन जरूर कराना चाहिए, 3,500-4 हजार रुपए का खर्चा होता है। अगर हॉस्पिटल में रश आवर में नहीं हो रहा है तो पेशेंट को करा के वो हॉस्पिटल जाना चाहिए। डॉक्टर बड़े अंधेरे में रहते हैं 4-6 दिन के, इसकी कंडीशन क्या है। खाली एक्सरे का जो प्रोविजन किया है और सीटी का भी सरकारी अस्पतालों में अच्छे में है, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। हमने आज ही ये 2 कंपनियों ने रेमडेसिविर की दवाई को मार्केट में लाने की भरपूर कोशिश की है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में एक हॉस्पिटल में दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा जो है प्लाज्मा बैंक बनाया है। अब मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि इसमें केवल मृत्यु दर जो है, डेथ रेट जो है, सिर्फ 3% है। और जो अब मैं आखिरी बात बताने जा रहा हूँ धमाके वाली, वो ये है कि आप मरीज को कितना भी खिदमत कर दीजिए, सरकारी अस्पताल होता, उसको ये बताया नहीं जाता कि तुम्हारे ऊपर कितना खर्चा सरकार का आया है, वो कभी खुश नहीं होता। ये टेंडेंसी हमको अपनी बदलनी पड़ेगी। भैया खुश हो, जो सरकार दे रही है उसमें खुश रहो।
जो सरकार खिला रही है उसमें खुश रहो और आगे अपने को बचाओ। कोरोना से बचा नहीं रहे हो आप, ठीक कह रहे हो, लापरवाही मरीज के लेवल पे ये हो रही है कि घर में 4 मरीज है कोरोना के, वो चारों बाहर जा रहे हैं घूमने, 3 को कुछ नहीं है, एक बाबा को जो है वो कोरोना पॉजिटिव है जिसको सिम्टम है, और 3 जो है उनको लड़कों का भी पॉजिटिव आ गया, वो गाड़ी चला के घूम रहे, कोरोना फैला रहे। तो ये वाली हरकतें करनी बंद करनी पड़ेंगी। अभी मैंने एक बहुत सभ्य समाज का वीडियो देखा, बहुत अच्छे बड़े मुल्क का, बिल्कुल सरकार को भी संजीदा होना पड़ेगा डॉक्टर साहब। सरकार जब संजीदा होगी तो इन तमाम चीजों का कम से कम नोटिस लिया जाएगा। इसका जवाब जी जी देखिए, इसका बहुत बढ़िया जवाब ये है मेरे पास कि सरकार के पास कोई रिहर्सल नहीं कर रखा था 2020-2019 से पहले किसी भी देश की सरकार ने। अब जैसे जैसे जरूरियात आ रही हैं सरकार कदम उठा रही है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि कार के पार्किंग में लाश नहीं मिलनी चाहिए। बहुत से मरीज, मेरी बहू काम करती है एक अस्पताल में, वो कहती है घर से चलता फिरता मरीज चला है और एम्बुलेंस में जब हम निकालने गए तो डेथ हो गई। ये तो कोरोना की प्रॉब्लम है ना, सरकार की प्रॉब्लम नहीं है। ये समझना पड़ेगा कि मरीज घर से जिंदा चला और हॉस्पिटल के रास्ते में मर गया, ये कोरोना की प्रॉब्लम है, इस सिस्टम की प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन सिस्टम को हमें और अच्छा करना है। मेरे भाई हमारे डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, बेचारे 3.5 महीने से काम कर रहे हैं, बगैर चू चरा किए, छुट्टी भी नहीं गए हैं, तनख्वाहें भी कुछ लोगों की जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिल रही हैं। तो आप सिस्टम को ये कहिए कि हमें और अच्छा करना है, सिस्टम जिम्मेदार रहेगा, हम आंसरेबल रहेंगे, सरकार आंसरेबल है। और अमित शाह जी, बार बार मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि 24 घंटे की वो इंडिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अच्छी खबर के साथ मैं अपना कमेंट बंद करूंगा कि अब दिल्ली में और मुल्क के बेशतरीन हिस्सों में कोरोना का जो पीक है वो खत्म होने जा रहा है। हम प्लेटों पे आ गए और बहुत जल्दी प्लेटों से हम नीचे आएंगे, ये अच्छी खबर के साथ। और टीका हमारे यहाँ बन रहा है, 15 अगस्त को अनाउंस होगा। और प्लाज्मा दीजिए, आप प्लाज्मा डोनेट करने का अपनी चैनल से मैसेज फैलाइए। और भैया ये मत देखो अस्पताल से क्या नहीं मिला, चले जाओ डॉक्टर को बताओ। और 3% लोगों की डेथ है इसमें, बस 3%। और सबको आईसीयू भी नहीं चाहिए, घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रख लो, कुछ मदद सरकार की तुम भी करो, पल्स ऑक्सीमीटर से देखते रहो, और जैसी तबीयत खराब हो फौरन भागो अस्पताल, तो बच जाओगे। बिल्कुल, यानी अब आवाम को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सरकार को तो अपने सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है, लेकिन अब आवाम की जिम्मेदारी है, क्योंकि मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और जो बातें भी डॉक्टर मोहसिन वली साहब ने बताई, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अब कोरोना का कहर जो है वो थमेगा, कोरोना पर हिंदुस्तान जीतेगा आने वाले दिनों में। बस शर्त इतनी है कि इसके लिए एक मजबूत और मजबूत निजाम बनाने की जरूरत है, ताकि कोरोना से हम आने वाले दिनों में भी मुकाबला कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहसिन वली साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, और खलीकुर रहमान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कुलदीप कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जेटली साहब हमारे साथ राब्ता उनका टूट गया, राजीव जेटली जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। तो आज प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।